अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पाकिस्तान की तबाहाल मईशत को हर रोज नए चैलेंजेस का सामना है। ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री दोनों तबाही के दहाने पर हैं। एलसीज ना खुलने और मुल्क में डॉलर की कमी की वजह से तिजारती माल बंदरगाहों पर बड़ा गल सड़ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन कोई मुतफ़िका माशी प्लान बनाने या मुल्क को इस गिरदाब से निकालने की बजाय सियासी रस्साकशी या पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर में मसरूफ़ हैं। शहबाज स्पीड के नाम से पहचान बनाने वाले हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुल्क की गिरती मईशत को संभालने की बजाय मायूसी का शिकार हो चुके हैं। ऐसा महसूस होता है कि ख़राब मईशत को संभालना उनके बस से बाहर होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ ही उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए किया, जिसमें उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि बेपनाह चैलेंजेस मौजूद हैं। जब हल्फ उठाया तो एहसास नहीं था कि मईशत साबिक की गलत पॉलिसियों की वजह से इतनी तबाह हो चुकी है कि IMF से मुआहिदा खत्म हो चुका था। इमरान खान ने दोस्त ममालिक को इतना नाराज कर दिया था कि वो कुछ बता नहीं सकते। शहबाज शरीफ इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी झलक आपके सामने रखते हैं। जब 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। IMF का मुआहिदा खत्म हो चुका था, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। किसी को शक नहीं था, क्योंकि चीन जैसे दोस्त मुल्क को और दूसरे बरादर मुल्कों को उस हुकूमत के सरबराह इमरान नियाजी ने इतना नाराज कर दिया था कि मैं अगर कोई एक वाकया आपको यहाँ बता दूं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। शहबाज शरीफ बता रहे थे कि हुकूमत में आने से कबल उन्हें मालूम था कि मईशत इस कदर बेहाल थी। शहबाज शरीफ जैसी बातें तकरीबन हर हुक्मरान इक़्तिदार में आने के तकरीबन 6 माह बाद दोहराना शुरू कर देता है। आवाम की ज़िंदगियों में कुछ आसानियां लाने की बजाय मजीद मुश्किल फैसले उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। लेकिन इक़्तिदार हासिल करने से कबल और इक़्तिदार हासिल करने के फौरी बाद आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने का सिलसिला भी जारी रहता है। ये कुछ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार में आने से कबल और इक़्तिदार हासिल करने के फौरी बाद किया। आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने के बाद में बताया कि हालात ख़राब हैं, लेकिन साथ में उम्मीद दिलाई कि जो कुछ भी करना पड़ा करेंगे। IMF से मामलात ख़राब हैं। नवे रिव्यू का मामला है, वो नवा रिव्यू हो नहीं पा रहा। 1.2 बिलियन डॉलर्स मिल नहीं रहे और डॉलर ना आने की वजह से सिस्टम को मसनूई तरीके से चलाना पड़ रहा है। IMF के साथ हालात इस नहज पर क्यों पहुँचे हैं? अब क्या ये अचानक आनन फानन हुआ है, ओवरनाइट हुआ है, या ये गाहे गाहे हुआ है? ये जो कुछ भी है ये हुकूमती वज़रा को अच्छे तरीके से मालूम था और वो खुद कहते रहे हैं कि IMF के साथ हालात ठीक नहीं है। ये हुक्मरान भी इस वक्त बगैर किसी सहारे के मईशत दुरुस्त करने की बातें करते थे, लेकिन जिस वक्त हुकूमत में आए उस वक्त IMF से डील मिलने पर शुक्र अदा करते थे और कौम को शुक्रिया अदा करने का कहते रहे। यानी आज IMF सख्त हो रहा है, लेकिन IMF से जब डील हुई तो उस वक्त क्या था, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। कौम को 4 अरब रुपए के नेट का तोहफा जो खजाने को पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा, उसकी मुबारकबाद देता हूं। 40-45 दिन की यह हुकूमत है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ये हालात सिर्फ इस तरफ नहीं है, बल्कि इससे पहले इमरान खान गवर्नमेंट में आने से पहले भी कुछ इसी तरह के वादे करते थे, कुछ इसी तरह के दावे करते थे। बल्कि ये कहते थे कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है, 200 एक्सपर्ट्स हैं जो मईशत का नक्शा बदल कर रख देंगे, जो मुल्क के अंदर जितने माशी मसाइल हैं उनका खात्मा करके रख देंगे। हर सेक्टर के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज उतारे जाएंगे। यूँ तो इमरान खान साहब ने बहुत सारे सियासी यू टर्न्स लिए, लेकिन जो यू टर्न पाकिस्तान की आवाम को सबसे भारी पड़ा है वो उनका IMF से मुताल्लिक ही था। अब पाकिस्तानी अवाम को दहाइयों तक ये यू टर्न झेलना भी पड़ा है। इमरान खान हुकूमत में अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद क्या कुछ कहते रहे हैं और क्या कुछ करते रहे। यानी इससे पहले वो कहते थे कि IMF के पास जाएंगे तो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। फिर IMF से जब डील मैच्योर हुई तो उस वक्त कैसे शादियाने बजाए गए, वो भी ज़रा आपको दिखाते हैं। तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो सब हुक्मरानों को बैरून मुल्क से इमदाद हासिल करने पर कोसते थे, लेकिन खुद जब इक़्तिदार में आए तो आवाम को बैरून मुल्क से मिलने वाले कर्जे और IMF से डील की खुशखबरी देते थे। नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के बाद अब एक बार फिर इक़्तिदार में आने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। आवाम को दोबारा सुहाने ख्वाब दिखाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब फिर मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की माशी टीम बनाने और मईशत को संभालने के लिए एक उम्दा प्लान पर काम किए जाने जैसी खुशगुमान बातें की जा रही हैं। आवाम को जान लेना चाहिए कि ये सब प्लानिंग सिर्फ हुकूमत में आने और बाद में अपनी मजबूरियां गिनवाने तक ही महदूद रहेगी। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि माशी माहिरीन मुल्क को तकरीबन डिफॉल्ट करार दे चुके हैं। सरमायाकार इस कदर मोहतात है कि वो डॉलर में सरमायाकारी करने की बजाय इसे जखीरा कर रहे हैं
और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लोगों ने अपने सरमाए को महफूज बनाने की गरज से $10 अरब से जायद के ज़खायर जमा कर रखे हैं। यानी ये $10 अरब बैंक्स में नहीं है, पाकिस्तानियों के पास पड़ा हुआ है घरों में। ये इंकशाफ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने ये की है और इस हवाले से उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, उसमें ये बात की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि तकरीबन 50 से 70 लाख डॉलर्स यौमिया अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं, यानी स्मगल हो रहे हैं अफगान ट्रांजिट के रास्ते। मलिक बोस्तान जो चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। $2 अरब हमारे माना अफगानिस्तान चले जाते हैं। मैंने ये डार साहब को लिख के भी दिया है, मीटिंग में भी कहा है। रोज़ाना 15,000 लोग अफगानिस्तान जाते हैं ऑन रिकॉर्ड, और $1,000 उन्हें अलाउ है साथ ले जाने का। अब वो क्यों ले जाते हैं, आपने देख अखबारों में पढ़ा, कोई किसी की टांगों में छुपाया हुआ होता है, किसी ने बच्चों को के साथ छुपाया होता है, किसी लेडीज़ के पास छुपाया होता है। तो 15 रुपये उनको ज़्यादा मिलते हैं यहाँ से जो वो ख़रीदते हैं। और अगर एक आदमी $10,000 भी ले जाता है या एक फैमिली, तो उसको $1.5 लाख की बचत होती है, तो वो क्यों नहीं ले जाएगा। तभी हमारा $15 मिलियन जो 15,000 लोग लेके जाते हैं, ये $1,000 के लिए तो 15 मिलियन बनता है, ये लेके जाते हैं। तो मैंने कहा इसको आप मेहरबानी करके पाबंदी लगा दें, पाकिस्तानी या अफगानी रुपये में कर दें, तो ये 15 मिलियन डिमांड हमारी कम हो जाएगी पर डे की। पाकिस्तान की मईशत के बारे में एक और खतरनाक बात सामने आई है और वो ये है कि रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान बजट के सिर्फ 2 मदों यानी कर्जों पर सूद की अदायगी और दिफा पर 2.2 ट्रिलियन यानी 2200 अरब रुपए खर्च हो गए हैं, जो वफाकी हुकूमत की कुल खालिस आमदनी से भी ज्यादा है। जबकि रवा माली साल जुलाई से नवंबर के दौरान वफाकी हुकूमत पर वाजिबुल अदा 50 ट्रिलियन यानी 50,000 अरब रुपए के कर्जों पर सूद की लागत में 83% का तशवीशनाक इजाफा हुआ है। और वजारत खजाना ने तकरीबन 1.7 ट्रिलियन रुपए कर्जों पर सूद की मद में अदा की और ये रकम गुज़श्ता साल के मुकाबले में 763 अरब रुपए या तकरीबन 83% जायद है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त जो ग्रिमजी पिक्चर हमारी इकॉनमी की दिखाई दे रही है, ये इतनी ग्रिम क्यों होती जा रही है आए रोज़, और इस वक्त जो ख़ास तौर पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इस हद तक क्यों है, और फिर IMF के साथ नवा रिव्यू कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा, बात करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी इकॉनमी इंपोर्ट लेड इकॉनमी है, हमारी इंडस्ट्री असल में इंपोर्ट लेड इंडस्ट्री है कि इंपोर्ट्स आती हैं तो इंडस्ट्री का पहिया चलता है, लेकिन जिस तरीके से हमने इंपोर्ट्स को कर्टेल किया हुआ है उसकी वजह से हमारे महसूलात में इजाफा भी नहीं हो पा रहा है। शायद IMF का एक बहुत बड़ा कंसर्न भी यही है कि आपको अपने रेवेन्यू टारगेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। वो 800 अरब के मजीद टैक्सेस लगाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से हमारी इंपोर्ट्स कर्टेल रहेंगी तो ये रेवेन्यू कैसे अर्न करेंगे, और फिर क्या फिर हम ख्वाब ही समझे कि IMF के साथ नवा रिव्यू मुकम्मल नहीं हो पाएगा, $1.2 अरब भी नहीं मिलेंगे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इस वक्त बहुत अहम डिसीजंस हमारी हुकूमत को लेने हैं। ये जो नवा रिव्यू है IMF का, ये ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। अब आप तकरीबन देखिए कि 2 महीने हो जाएंगे, और इस वक्त IMF की छतरी की हमें बेपनाह ज़रूरत इसलिए है कि IMF इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, और खुदा न खास्ता अगर मुश्किलात और बढ़ जाएं, और अब इस वक्त तो मल्टीलैटरल एजेंसी से हमारे पास कुछ पैसे आ रहे हैं और फ्लड्स के लिए भी आने के इम्कानात हैं, वो सब रुकने का खतरा है अगर IMF के प्रोग्राम डिले हो या सस्पेंड हो जाता है। इसलिए इस वक्त हुकूमत को वही रिफॉर्म्स करने जिस पर उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। हमारी हुकूमत ने लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को यही रिफॉर्म्स कहे थे कि हम करेंगे। अब मैं समझता हूं कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी हैं कि बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हमें करने हैं, और साथ साथ IMF की छतरी जो है इस वक्त उसको हमें अपने पास रखना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या दिखाई देता है, डेडलॉक कहाँ है? क्योंकि हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि IMF की शराइत बहुत सख्त हैं, उसकी भारी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी, तो क्या हुकूमत पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करने के लिए तैयार नहीं है? IMF की उन शराइत पर एग्री नहीं कर रही है, यही वजह है कि IMF के यहाँ भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है। बात दरअसल ये कि जो पिछले कुछ अरसे से होता रहा है IMF के प्रोग्राम में कि हम कमिटमेंट्स करते हैं लिखे लिखाए, मगर उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने काफ़ी हद तक ट्रस्ट डेफिसिट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको पैदा किया था। और इस हुकूमत ने, मैं समझता हूं कि मेहनत करके IMF के प्रोग्राम को वापस लाए थे। अब मसला सिर्फ ये है कि देखिए, अगर खुदा न खास्ता हम IMF के प्रोग्राम से
हटकर फाइनेंशियल एक तरह से क्राइसिस की तरफ पहुंच जाते हैं, तो जो नुकसानात होंगे अफरात ज़र 2 गुना हो सकता है और आपकी कौमी पैदावार जो है वो मनफी हो सकती है। ये हमने देख लिया है, जिन मुल्कों को डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ा, अब पिछले दिनों घाना गया है और उससे पहले श्रीलंका। तो ये जहन में रखना चाहिए हुकूमत को, ना सिर्फ उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं मगर ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है इस वक्त कि IMF का प्रोग्राम हो, वो रिफॉर्म्स बहुत ऐसे हैं जो मुनासिब हैं और उसकी वजह से अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ आती है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कमी हो सकती है अफरात ज़र में, अगर बाहर से पैसों का सिलसिला जारी हो जाए और हमारे दरामदात को, जिनको हमने आर्टिफिशियली कंट्रोल करके रखा है, इतना ना करना पड़े। हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे अगर IMF की छतरी मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, ये जो दरामदात को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इस हुकूमत को करंट अकाउंट डेफिसिट $18 बिलियन का तकरीबन विरसे में मिला था और अब भी कुछ इतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो आर्टिफिशियल मेजर लिया है कि इंपोर्ट के ऊपर इतना मैसिव बैन लगाया हुआ है, इसके क्या इंप्लीकेशंस आप देख रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशनरी तो ऑलरेडी ये साबित हो रही है। देखिए, बात यह है कि इसकी वजह से हमारा कौमी पैदावार बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। आपने देख लिया कि अक्टूबर के महीने में हमारी सनती पैदावार 7.5% कम हुई और अहम इंडस्ट्रीज जिसमें आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपके केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर है, इस तरह की अहम इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन में नुमाया तौर पर कमी आ चुकी है। तो लिहाजा इसकी वजह से, शॉर्टेजेस की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन, अगर आपने आर्टिफिशियली इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया है तो इसके माने नहीं है कि इन्फ्लेशन नेसेसरीली कम हो जाएगा। आने वाले हफ्तों में शॉर्टेजेस की वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। आपने देखा कि सैलाब की वजह से खाने पीने के अशिया की कमी कम हुई और उनके अफरात ज़र की रफ्तार आपके सब्जियों और दाल वगैरह में तकरीबन 35% इस वक्त चल रहा है। तो सप्लाई शॉर्टेजेस से अफरात ज़र में इजाफा होता है। तो ये पॉलिसी जो है वो कुछ हद तक आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल तो किया है, मगर साथ साथ आपने करेंसी को आर्टिफिशियली कंट्रोल करके आपने एक्सपोर्ट्स को एक लिहाज से डिसइंसेंटिव दे दिया है। तो हमें पॉलिसी ऐसी लानी है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जिसके तहत दरामदात में कमी हो और साथ साथ बरामदात में इजाफे की गुंजाइश फिर से पैदा हो, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैरत अंगेज बात यह है कि उनके इनपुट्स की बेशुमार कमी हुई है। आपको इस साल कपास की इंपोर्ट 6 मिलियन बेल्स कम से कम चाहिए, आपने 1 मिलियन बेल भी अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है। देखिए, ये बहुत ही नामुनासिब पॉलिसीज हैं। इस वक्त इन पर सोच करके पॉलिसीज को चेंज करना, मेरी नाचीज राय यह है कि इनको चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लास्टली, इस वक्त जो अब डॉलर रेट है 225 रुपए, जो आर्टिफिशियली कटेल किया हुआ है, क्या ये सस्टेनेबल रह पाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेनेबल रह पाएगा। और आप देखें कि रोजाना फासले में कुछ इजाफा हो रहा है। अब मुझे लोग बताते हैं कि 260 पे भी डॉलर ब्लैक मार्केट में नहीं मिल रहा है। और होगा ये कि डाइवर्शन जो इस वक्त शुरू हो चुका था रेमिटेंसेस का, देखिए नवंबर के महीने में 15% कमी आई और अब एक्सपोर्ट्स में भी कमी शुरू होगी, इसलिए कि कुछ बाहर रिटेंशन की जा रही है, पैसों की एक्सपोर्टर्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डिस्टॉर्शंस जो क्रिएट हो रही हैं, शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं, पैसा डाइवर्ट हो रहा है। मेरी राय ये है कि प्लीज इस वक्त हुकूमत को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स दी एंड, जैसे डार साहब आए तो उन्होंने कहा था कि ये जो डॉलर प्राइस है वो 200 से नीचे है, आ जाएगी। बैंक्स को जो है इस हवाले से सेंसिटाइज किया जाएगा, ये जो अफगान ट्रांजिट से डॉलर स्मगल हो रहा है इसको रोका जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अफगान ट्रांजिट पर भी सूरत हाल बड़ी मखदूश है। उसके अलावा ये खबर आ रही है कि $10 बिलियन तो ऐसा है कि जो लोगों ने बैंकों में नहीं बल्कि घरों में रखा हुआ है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ भी अपना काम कर रहे हैं, स्मगलिंग भी हो रही है और फिर जो इंपोर्ट्स बंद हुई हैं, लोग इलीगली अपना सामान अफगानिस्तान के रास्ते मंगवा रहे हैं। तो क्या हुकूमत
इसको कंट्रोल करने में भी अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है आपको? जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक्शन, जैसे कहते हैं ना, इज मिसिंग। और ये समझ में नहीं आ रही है कि मेरा ख्याल ये था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब माशाल्लाह बड़े सीजन्ड आदमी हैं, उन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा इकोनॉमी को हैंडल किया है। क्या वजह है कि इस वक्त हमारी हुकूमत में इनएक्शन ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि रोजाना के बेसिस पर हालात खराब और खराब होते जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर खासी सियासत हो रही है और एक भूचाल सा आया हुआ है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सियासी मैदान में तो सियासत चलती रहती है, लेकिन कुछ अरसे से खेलों के मैदान में भी सियासत उरूज पर है और आजकल ये सियासत क्रिकेट के मैदानों में है। नवाज शरीफ के दौर में नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाया गया तो कहा गया कि उन्हें 35 पंक्चर्स लगाने पर नवाजा गया है। बाद में रमीज राजा को पीसीबी में लाया गया तो नून लीग की तरफ से यह कहा जाता रहा कि उन्हें इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है और इसी बदौलत वो अपने मनपसंद फैसले कर रहे हैं। अब जब फिर से रमीज राजा को वक्त से पहले हटाकर नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाया गया है तो कहा जाने लगा है कि इसमें भी सियासत है और खुद रमीज राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर ये इल्जामात लगाए हैं कि एक बंदे को लाने के लिए, यानी नजम सेठी को अकोमोडेट करने के लिए पीसीबी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया गया। रमीज राजा साहब कैसे भड़क रहे हैं और कितने सीखपा दिखाई दे रहे हैं। और रमीज राजा साहब के इस शिकवे को नजम सेठी साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया है। वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। जी, मगर ऑन एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस, ये उसी किस्म का सिलसिला है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का है कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट फिर इम्प्लीमेंट करता है। थोड़ी बहुत डिस्क्रेशन होती है। अब ये डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं ये पैटर्न इन चीफ की, और पैटर्न इन चीफ इस वक्त पीसीबी के प्राइम मिनिस्टर हैं। जिस वक्त रमीज राजा को लाया गया तो उस वक्त पैटर्न इन चीफ इमरान खान थे। आज जब नजम सेठी को लाया गया है तो पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ साहब हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की एडवाइस पर लगाया गया है। इस वक्त बात करेंगे, इस वक्त साबिक टेस्ट कप्तान सलमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब हटाए जाने के बाद खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और शहरा पैगामात भी जो है वो दे रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी आ रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो उनकी तनकीद है, क्या जस्टिफाइड है? देखिए, बात यह है कि obviously we can understand the frustration obviously because उनको पहली दफा ऐसा मौका मिला था, बट जो भी वो कर रहे थे was not favoring Pakistan in all its form। के क्रिकेट की जितने भी फॉर्म्स हैं वो उसके लिए कुछ नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक T20 फॉर्मेट के लिए ही हर चीज हो रही और छोटे बच्चों को भी पीजीएल और T20 में उन्होंने लगा दिया था। तो वो जिसको वो डेवलपमेंट कहते हैं, वो बेसिकली जो है ना ओवरहॉलिंग एक पूरा क्रिकेटर बनाने के बजाय पे स्पेसिफिक तरफ चल पड़े थे, जिसमें आपकी ओवरऑल स्किल्स को कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के मौके नहीं थे। नंबर वन, ये भी एक क्रिकेटर की अंडरस्टैंडिंग है कि जो वो खाली अकेले नहीं खेले, पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर क्रिकेट खेले हैं जो उनकी इस चीज से अग्री नहीं करते। और आप देख सकते हैं कि उनके जाने के बाद किसी प्लेयर ने, किसी क्रिकेटर ने ये कहा हो कि गलत हुआ है। तो क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है कि बहुत सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और मौजूदा क्रिकेटर्स रमीज राजा साहब से खुश नहीं थे? भाई, अगर कोई खुश था तो वो बता देता, वो कह देता कि बड़ी ज्यादती हुई है, वो कहता कि जी बड़ा काम हो रहा था। कोई सेन वॉइस ऑफ क्रिकेट किसी बंदे ने कहा हो कि यार ये गलत हुआ है? नन। और दूसरी बात है कि वो जो ये कह रहे हैं कि पैराशूटर आ गए, तो बात यह है कि ऐसे ही आता है बंदा पाकिस्तान में। पहले ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था, अब ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, चीफ पैटर्न वो है, वो जिसको लगाते हैं वो आ जाता है। कोई इधर ना इम्तिहान पास करके आता है, ना कोई सीएसएस करके चॉइस लेता है कि जी मैं पीसीबी का चेयरमैन बनूंगा। और ये भी कोई दलील नहीं है कि क्रिकेटर ही हो सकता है, बिकॉज सारी दुनिया में दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेटर तो नहीं है उसके, वो डायरेक्टर क्रिकेट होते हैं, क्रिकेट के अफेयर्स को रन करते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर होना, ये तो ना कहीं दुनिया में ऐसी कोई मिसाल है, ना कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ क्रिकेटर ही हो। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि रमीज राजा को भी पैटर्न इन चीफ ने लगाया था, यानी वजीर आजम ने लगाया था, और अगर पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी को लगाया गया है तो वो भी पैटर्न इन चीफ यानी वजीर आजम ने लगाया। उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। एग्जैक्टली हमेशा ही ऐसा होता है जी, इसमें कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है।
तो मुझे तो उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ नहीं आई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इम्तिहान पास करके बड़ा डिजर्विंग बंदा जो है उसको जॉब नहीं मिली। कोई भी इधर इम्तिहान पास करके तो नहीं आता। तो सलमान भट्ट साहब, व्हाट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ फ्रॉम पर्टिकुलरली नजम सेठी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, फिर चीफ सिलेक्टर तब्दील हो गए शायद आफरीदी साहब, उनके हवाले से भी खासे मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है, फिर कोच की तब्दीली के हवाले से बात हो रही है कि जो फॉरेन कोच होगा वो ज़्यादा बेटर डिलीवर कर सकेगा। तो हाउ डू यू सी दीज चेंजेस? देखिए, अब सेठी साहब का जो फॉरेन कोच के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर बंदे का अपना होता है, ठीक है। ही थिंक्स कि यारी दोस्ती या फेवरेटिज्म नहीं होगा। अगर कोच बाहर से आएगा तो वो बंदा जो है वो ऑब्वियसली उसके अपने कोई यहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होंगी, विच इज नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर आप चीफ सिलेक्टर को चेंज करने की बात करते हैं तो जो पिछले चीफ सेलेक्टर थे, अगर क्रिकेट क्राइटेरिया था तो ये वाले चीफ सेलेक्टर भी पाकिस्तान के क्रिकेटर है, पाकिस्तान की कप्तानी की और उनसे ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सलमान भट्ट साहब, मेरे साथ इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो पीसीबी में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इससे रमीज़ राजा साहब खासे सीख पाए हैं और जो तनकीद वो कर रहे हैं ख़ासतौर पर नजम सेठी साहब के ऊपर भी और उनको पैराशूटर करार दे रहे हैं, क्या ये काबिल जवाज़ है? बहुत बहुत शुक्रिया रेहान तारिक। दरअसल मसला ये है कि इस मुल्क का ये उसूल है कि जब भी कोई इक़्तिदार से हटता है तो फिर वो यकीनन शोर मचाना शुरू कर देता है। और रमीज़ राजा ने भी इक़्तिदार से जब हटे तो उन्होंने कल जिस तरीके से अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पर लोगों से इंटरेक्ट किया, फिर एक और चैनल पर इंटरव्यू दिया, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। और वो कह रहे हैं रात के अंधेरे में मुझे हटा दिया गया और उनका ये कहना था कि जनाब अली मुझे जो है ना काम नहीं करने दिया गया और मेरी जगह जो लोग आए उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, मैं पाकिस्तान का कप्तान रहा हूँ। लेकिन 1 साल 3 माह और 9 दिन का जो दौर था रमीज़ राजा का वो मिला जुला रहा, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा, कोई इतना बहुत ही बुरा नहीं रहा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूं कि रमीज़ राजा साहब का ये दौर जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। हम तवक्को कर रहे थे कि एक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनेगा और उसके बनने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि रमीज़ राजा डोमेस्टिक लेवल पर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से फिर 2 इदारों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कायज़म ट्रॉफी में और फिर उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बने। लेकिन मायूस कुन रहा, अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उन्होंने कहा मैं बैनुल अक़वामी सतह पर इस मामले को उठाऊंगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछतावत क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। किस्मत ने रमीज़ राजा साहब को एक मौका तो दिया था, डिलीवर करना उनके ऊपर था। अभी सलमान भट्ट मेरे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट कप्तान है, और उनकी गुफ्तगू से लग ये रहा था कि क्रिकेटर्स भी रमीज़ राजा के बतौर चेयरमैन पीसीबी बहुत खुश नहीं थे उनके कंडक्ट के साथ। इसकी क्या वजह दिखाई देती है, क्योंकि आपने तो बड़ा करीब से देखा है, क्रिकेटर्स से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्रिकेटर्स क्यों शिकवा कुना थे रमीज़ राजा से? उनको उनकी बतौर चेयरमैन पीसीबी उनका कॉन्डक्ट क्यों पसंद नहीं था? रेहान, न सिर्फ क्रिकेटर्स शिकवा कुना थे बल्कि मीडिया से वाबस्ता अफराद, उनके जो दोस्त यार जो बड़े करीबी होते थे, वो सब उनसे शिकवा कर रहे थे कि रमीज़ राजा ने 13 सितंबर 2021 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद उनके रवैये में यकसर तब्दीली आ गई। जिस तरह वो मीडिया में जब वो कमेंट्री करते थे तो हम लोगों के साथ मीडिया बॉक्स के बाहर खड़े होकर 20-20, 25-25 मिनट तक बात करते थे, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बादशाह सलामत बन गए और ये लग रहा था कि शायद वो ये सोच कर आए कि ताहयात वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। और उनका खिलाड़ियों के साथ रवैया भी इतना अच्छा नहीं रहा, उनका खुद का रवैया, मीडिया के साथ इतना वो अग्रेसिवनेस शो करते थे। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, मुझे ब्रेक लेनी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी आज मनाई जा रही है। सिर्फ 35 बरस की उम्र में वज़ारत उज़्मा के अहम तरीन मनसब तक पहुंचने वाली मुस्लिम दुनिया की पहली खातून बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का इस्तारा थी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद इंतहाई मुश्किल हालात में पार्टी की बागडोर संभाली और आमरीयत का डट कर मुकाबला किया। अगरचे बेनज़ीर 2 मरतबा वज़ीर आज़म नहीं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की बल्कि जिला वतनी भी काटी।
मोहतरमा फातिमा जना के बाद बेनज़ीर भुट्टो वो वाहिद खातून रहनुमा थी जिन्होंने ख़वातीन को अमली सियासत में आने का हौसला दिया और असम्बली के ऐवानों तक पहुँचाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 से 1990 के दौरान पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी। अगस्त 1990 में उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 1993 से 1996 तक दूसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी। 1996 में दूसरी बार उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का शर्फ हासिल है और ये मकाम उन्होंने सियासी तदब्बर, जहद मुसलसल और अजीम कायदाना सलाहियतों की बदौलत हासिल किया। अवाम, जमहूरियत, इंसानी हुकूक, दिफाए वतन और आइन पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात पर जब भी कोई मुफक्कर, सहाफ़ी और दानिश्वर कलम उठाएगा तो वो सियासी, आइनी, दिफाई, माशरती और माशी मैदान में मोहतरमा की खिदमात को सुनहरी हरूफ में दर्ज करेगा। अगर आज हम जमहूरियत और जमहूरियत से वाबस्ता उमंगों के अहद में जिंदा हैं और ताकत के ऐवान अगर आज अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की सियासी दस्तरस में है तो इसका क्रेडिट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जाता है, जिन्होंने माजी के मुतलिकुल अनान आमिरों और गासिबों के शिकंजे से इक़्तिदार वापस लेकर अवाम की झोली में डाला। और यही वजह थी कि जब वो वज़ीर आज़म बनी तो आलम इस्लाम ने उन्हें वो खिराज तहसीन पेश किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी के मौके पर हम फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने ज़ियाउल हक जैसे आमिर मुतलक और फिर परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का डटकर मुकाबला किया और अवाम के गसबशुदा हुकूक उनको वापस दिलाए। तारीख़ ने यह भी देखा कि मुश्किलात के दौर में मर्द-ए-आहन और बेबाक लीडर और उस तरह की अलकाबात रखने वालों ने पार्टी से राहें जुदा की और मुश्किल वक्त में बैरून मुल्क फरार हो गए या पार्टी से दूरी इख्तियार कर ली। मगर सलाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जुर्रत और अज़मत को, जो किसी जाबिर और आमिर के आगे झुकी और ना जमहूरियत और अवाम की कीमत पर किसी आमिर से कोई समझौता किया। जमहूरियत और अवामी हुकूक की इस जदोजहद में मोहतरमा ने अपनी ज़ात पर जबर, कैदोबंद और जिलावतनी की अजियतें बर्दाश्त की। हुकूमत अब किसी भी सियासी जमात की हो, मगर सच ये है कि हम आज भुट्टो और मोहतरमा के विजन के अहद में जिंदा हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।